गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका सीडीपी के इस ऑनलाइन सेशन में। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बार वॉइस के बारे में अभी बता दीजिए, प्रॉपर तरीके से वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? एक बार मुझे फटाफट से कन्वे कर दो। स्वागत है आप सबका सीडीपी के इस ऑनलाइन सेशन में। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बार वॉइस के बारे में अभी बता दीजिए प्रॉपर। हेलो, बताइए भैया, आवाज़ आवाज़ कंप्लीट आ रही है ना? एक बार बता दीजिए, फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, बताइए भैया, आवाज़ आवाज़ कंप्लीट आ रही है ना? एक बार बता दीजिए, फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, किशोर अवस्था के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो देखो, कल मैंने किशोर अवस्था के बारे में बात की थी। गुड इवनिंग भाई, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, गुड इवनिंग आप सबके लिए। किशोर अवस्था, इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। आंधी तूफान दबाव झंझावात की अवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है ना? और इसी अवस्था को, यानी हम अपन किशोर अवस्था के लेकर के कल चर्चा कर रहे थे, किशोरावस्था, ठीक है। एडोलसेंस स्टेज को लेकर के बात कर रहे थे, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की मुख्य बातें या इसके उपनाम चल रहे थे, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था की मुख्य बातें या इसके उपनाम को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो देखो, कल बात कर रहा था, इसी अवस्था को कहते हैं अप्रसन्नता का काल। अप्रसन्नता, अप्रसन्नता का काल भी कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। अप्रसन्नता का काल, का काल कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? किशोर अवस्था को अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है ना, उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, इसलिए इसको अप्रसन्नता का काल भी कहते हैं, ठीक है ना? इसी अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था का, शैशवावस्था का पुनरावर्तन, पुनरावर्तन, या इसी को बोल देते हैं प्रत्यावर्तन। शैशवावस्था का पुनरावर्तन या प्रत्यावर्तन काल भी कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने किशोर अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन, यानी एक तरह से इंग्लिश में बोले तो रिग्रेशन पीरियड जो होता है, वो कौन सी अवस्था को कहते हैं? किशोर अवस्था को ही शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है, ठीक है ना? और ये कथन किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी किताबों में ये आपको गलत मिलता है, रॉस रॉस बताते हैं, जबकि ये कथन किसने दिया है? जोन्स ने। ये कथन किसने दिया है? जोन्स ने। ध्यान रखना कि किशोर अवस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है, प्रत्यावर्तन काल है। क्यों बोलते हैं इसको पुनरावर्तन प्रत्यावर्तन? क्योंकि इस अवस्था में जो किशोर होता है, वो अपने वातावरण के साथ में, अपने बहुत सारे चेंजेस के साथ में अपना एडजस्टमेंट स्थापित नहीं कर पाता। और जब एडजस्टमेंट स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूर्व व्यवहार की तरफ लौटता है। यहां पर पुनरावर्तन या प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन बोले इसको, प्रतिगमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन इसको कहा जाता है। तो प्रतिगमन होता क्या है? प्रतिगमन का मतलब होता है दोस्तों, पूर्व व्यवहार की तरफ लौटना, पूर्व व्यवहार की ओर लौटना, पूर्व व्यवहार की ओर लौटना क्या कहा जाता है?
पुनरावर्तन या प्रत्यावर्तन, या इसी को प्रतिगमन कहते हैं, पूर्व व्यवहार की तरफ लौटना। क्या कहा जाता है इसको? पुनरावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसको? पुनरावर्तन काल के नाम से इसी को जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शैशवावस्था, ठीक है। चलिए, प्रतिगमन, जैसे प्रश्न आया था कि एक किशोर अवस्था के बालक का, एक किशोर अवस्था के बालक का घुटनों की तरह रेंग कर चलना, यानी किशोर अवस्था का बालक है, कौन से स्टेज का? किशोर अवस्था का बालक है, किशोर अवस्था का बालक, ठीक है, के बालक का घुटनों के बल घिसट कर चलना, घिसट कर चलना, ये किसका उदाहरण है? ये पुनरावर्तन या प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? पुनरावर्तन या प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन, इसी अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको क्या रखनी है? बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसी अवस्था में जो होता है वो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का जो भाव भी पाया जाता है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में, ठीक है ना। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का भाव भी किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो ये कुछ किशोर अवस्था की मुख्य बातें या इसके उपनाम थे। कल की क्लास में मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में और किशोर अवस्था के बारे में चर्चा की है, तो कल की क्लास में थोड़ा सा मैटर रह गया था, वो आज कंप्लीट करा करके आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं, यानी इस अवस्था की विशेषताएं की बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो देखो, कल मैंने आपसे चर्चा की थी शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक जो विकास होता है वो इस अवस्था में कैसा होता है? द्रुत व तीव्र गति से होता है, द्रुत व तीव्र गति से होता है। शारीरिक व मानसिक विकास द्रुत व तीव्र गति से पाया जाता है, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में, ठीक है ना। इसी में कल मैंने आपको बताया था बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में। किशोर की बुद्धि का मैक्सिमम क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इसी अवस्था में जो सबसे मेन चीज है, विषमलिंगीय आकर्षण, कौन सा आकर्षण? विषमलिंगीय आकर्षण, विषमलिंगीय आकर्षण जो पाया जाता है वो भी किशोर अवस्था की विशेषता है, ठीक है ना। विषमलिंगीय, देखो समलिंगीय आकर्षण जो था वो तो बाल्यावस्था में है। स्वप्रेम, नार्सिन जिसको सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया है, ठीक है ना, वो शैशवावस्था में पाया जाता है। लेकिन यहीं पर हम बात करें कि जो हमारी किशोर अवस्था है उसमें विषमलिंगीय आकर्षण पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो काम प्रवृत्ति है शैशवावस्था में तो प्रबल पाई जाती है। शैशवावस्था में, गुड इवनिंग भैया अमित कुमार, शैशवावस्था में तो काम प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, और कामुक प्रवृत्ति प्रसुप्त अवस्था है आपकी बाल्य, यानी काम पूरी तरह से सो जाता है, बच्चों में कोई भी सेक्सुअल टेंडेंसी नहीं पाई जाती है इन आपके चाइल्डहुड में। लेकिन काम प्रवृत्ति पूरे वेग के साथ में पूरी तरह से डेवलप, यानी एडोलसेंस का मतलब होता है मूव टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की तरफ बढ़ना, या इसी को अपन कहते हैं प्रजनन क्षमता विकसित हो जाना। तो जब प्रजनन क्षमता विकसित होती है तो ये इसी कारण आपस में क्या होता है? अटैचमेंट, जो विषमलिंगीय आकर्षण जो पाया जाता है वो आपके किशोर अवस्था में पाया जाता है। समलिंगीय जो पाया जाता है वो आपके बाल्य में पाया जाता है, और स्वप्रेम नार्सिन जो पाया जाता है वो इन्फेंसी में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसी अवस्था में समवयस्क समूह भावना पाई जाती है। समवयस्क समूह भावना, ठीक है ना। किशोर किशोरी जो होते हैं वो अपने समकक्ष एज के लोगों के साथ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो समवयस्क समूह भावना भी आपके किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। इसी अवस्था को बोलते हैं आपराधिक
आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय, आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर जो चांसेस होते हैं क्रिमिनल बनने के वो एडोलसेंस स्टेज में पाए जाते हैं। कारण क्या है कि जब प्रॉपर तरीके से बच्चों को निर्देशन नहीं मिलता, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। इसीलिए कल मैंने एक उपनाम लिखाया था, भटकाव की अवस्था। और जब भटकते हैं तो फिर वो निश्चित तौर पे किसी न किसी क्रिमिनल प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बाइक चोरी करना, जैसे किसी की जेब काटना, चेन स्नैकिंग करना, नशा करना, नशीले पदार्थों को बेचना, है ना, इस तरह की चीजें जो पाई जाती है। सीमा अग्रवाल जी गुड इवनिंग, वो एडोलसेंस स्टेज में पाई जाती हैं। इसीलिए इसको आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय कहा गया। पेपर में कई बार आता है, ठीक है ना। आपको मैं जो एस्टेट के और सीटेट के जो PYQ भी आपको सॉल्व कराएंगे, तो अब उसमें आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस यहां से निकल के जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय, और ये नाम इसको दिया किसने है? ये नाम दिया है इसको वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय नाम दिया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, ये भी कौन सी अवस्था की विशेषता है? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, ये भी आपके किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता। ये भी किसने बताई है? वैलेंटाइन साहब ने, कि किशोर अवस्था में जो दोस्ती मिलेगी वो एक तो इंडिविजुअल मिलेगी, और इसके साथ साथ जो आपकी मित्रता है वो बड़ी घनिष्ठ होगी, ठीक है ना। जिन चीजों को अपन अपने घर वालों को शेयर नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को किशोर किशोरी अपने गार्जियंस को ना बताते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स में। और वो फ्रेंड्स भी कौन से होते हैं? कुछ खास खास, जिसको एक तरह से अपन कह सकते हैं, बोलते हैं सामान्यतः लंगोटिया यार, एक दो तन और एक जान वाले जो होते हैं, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपन शेयर नहीं कर पाते, वो दोस्तों के साथ करते हैं। तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, और इसी के साथ साथ अगर घनिष्ठ दुश्मनी भी पाई जाएगी ना, तो वो भी आपके किशोर अवस्था में ही देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी अवस्था में पाई जाती है भैया वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति। कौन सी पाई जाती है? वीर पूजा, जिसको वर्शिप बोलते हैं इंग्लिश में। वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति विकास की कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति, नायक पूजा की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? ठीक है, इसको बोलते हैं वर्शिप। ये कौन सी अवस्था में मिलती है? ये भी किशोर अवस्था में ही देखने को मिलती है। हर किशोर किशोरी का वीर पूजा नायक पूजा का तात्पर्य क्या है? वीर पूजा नायक पूजा का तात्पर्य है कि हर किशोर किशोरी का अपना कोई ना कोई आदर्श होता है। कोई अपना क्या बना लेता है? कोई अपना आदर्श। किसी को अपना हम क्या बना लेते हैं? आदर्श मान लेते हैं। कोई अपना क्या मान लेते हैं? आदर्श मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। क्या करते हैं? आचरण यानी व्यवहार, आचरण करते हैं। उसी के अनुसार अपन क्या करते हैं? आचरण करते हैं। यानी इसको मैं साइकोलॉजिकल भाषा में बताऊं तो अपना जो आदर्श होता है, अपना कौन होता है? एक आदर्श, जिसको हम अपना आइडियलिज्म मानते हैं। उस आदर्श के व्यवहार को हम अपने आप में डालते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर मैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करूं तो इसको बोलते हैं अपने आदर्श के व्यवहार का, आदर्श के व्यवहार का तदात्मीकरण करना। तदात्मीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण करना, इसी को बोला जाता है वर्शिप, ठीक है। जैसे हमारा हर किशोर किशोरी का अपना एक आदर्श होता है। जैसे कोई किसी राजनेता को अपना आदर्श मान लेता है ना, किसी ने किसी एक्टर को अपना आदर्श मान लिया, या किसी ने किसी एक्ट्रेस को अपना आदर्श मान लिया, या हमने एक संत को अपना आदर्श मान लिया, या हमारे बहुत से गुरु होते हैं उनमें से हमने किसी को अपना आदर्श मान लिया।
तो उनके आचरण को, जिस तरह का रहन सहन, खान पीन, बोलचाल उन लोगों की होती है, उसी आचरण को हम अपने आप में डेवलप कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, या एक तरह से बोलते हैं अपने आइडियलिज्म से आइडेंटिफिकेशन करना, तदात्मीकरण करना। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में मोस्टली पाया जाता है? किशोर अवस्था में। जैसे आपने देखा होगा वो यो यो हनी सिंह वाला गाना चला, तो लड़कों ने उसी प्रकार के अपने जो हेयर स्टाइल है उसमें कट लगाने वाला, वो वहां से चालू हुआ। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, जैसे तेरा नाम वाली मूवी है सलमान खान की, उसमें बीच में वो बाल काटने वाला चलन चला, वो वहां से लिया गया, तो किसी ने उसको फॉलो कर लिया। इसी को बोलते हैं नायक पूजा, वीर पूजा की प्रवृत्ति, जो कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? हमारे किशोर अवस्था में। ठीक है, इसी अवस्था में क्या पाया जाता है? कल्पना का बाहुल्य। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्पना का बाहुल्य। कल्पना का बाहुल्य विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठीक है ना, कल्पना का बाहुल्य। तो कल्पना का बाहुल्य भी है, वो आपके किशोर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, इसी अवस्था में पाई जाती है दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, देवा स्वप्न है क्या? हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, उन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति अपने आप को कल्पनाओं में रख करके और क्षण भर के लिए संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। तो इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? दिवा स्वप्न के नाम से जानते हैं। यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसमें कर लेना? कल्पनाओं के माध्यम से करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना, अपने आप को क्षणिक संतुष्टि। यानी यहां पर संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन वो संतुष्टि कौन सी होगी? क्षणिक। क्षणिक, क्षणिक सुख। क्षणिक सुख का मतलब होता है कुछ समय का सुख का जो सुख होता है। जैसे जनरली जो सबसे अधिक जो कल्पना पाई जाती है वो किशोर करते हैं। ठीक है ना, कल्पना, इमेजिनिंग जो सबसे है, और कल्पना की जो सीमित मात्रा में कल्पना पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि सीमित मात्रा में कल्पना विकास की कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो आपका आंसर होना चाहिए शैशवावस्था। सीमित मात्रा में कल्पना। बच्चे कल्पना करते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा? पुलिस वाला। पुलिस वाला बन के क्या करेगा? मैं पैसे कमाऊंगा। पैसे कमा के क्या करेगा? मैं अपनी मम्मी के लिए रोज नई नई साड़ी लाऊंगा। बस इतनी कल्पना कर रहा है, इसका मतलब वो इन्फेंसी पीरियड है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक जो थिंकिंग पाई जाती है, यथार्थ यानी वास्तविकता से जो सरोकार है, वो विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? चाइल्डहुड में, बाल्य अवस्था में। वहां कोई कल्पना फल्पना का मतलब नहीं है। बच्चा यथार्थ में रहता है, बच्चा वर्तमान में रहता है। लेकिन कल्पना का जो बाहुल्य है वो सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो किशोरों में पाया जाता है। बहुत अधिक कल्पनाएं करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा मेरा, मैं अब की बार जॉब लग जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वैसे खटिया में सोए हुए हैं, ठीक है ना, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और खयाबी जो ख्याली पुलाव पकते हैं ना, वो यहां पर पकाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कल्पना। ठीक है, दिवा स्वप्न, खुली आंखों से स्वप्न देखना, ये एक समायोजन स्थापित करने का भी तरीका है। यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म भी इसको कहा जाता है, रक्षात्मक युक्तियां भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, समायोजन तंत्र भी इसको कहते हैं, दबाव तंत्र भी इसको कहा जाता है। हकीकत में जो हमारी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति कल्पनाओं के माध्यम से करके अपने आप को क्षण भर के लिए संतुष्ट कर लेता है। इसी को बोलते हैं दिवा स्वप्न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। अब उसने देखा, वो कल्पना कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि जो HSC है, वो उसका चेयरमैन खुद तुम्हारे घर पे आ रहा है और तुमसे ये कह रहा है, चल भैया सेकंड ग्रेड में या TGT में या PGT में या ग्रेड 3 में तेरी नौकरी लगवा दे, तो नौकरी कर। अब बताओ क्या ये संभव है? ये कल्पना ही तो कर रहा है। ठीक है ना, उसको लग रहा है कि वो नियुक्ता यानी नियुक्ति देने वाला खुद घर पे आ रहा है कि चल तू नौकरी कर। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, मैरिज, और जब किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो क्या करता है? स्वप्न में, कल्पनाओं में अपने आप को दूल्हा बना देखता है। ठीक है, और इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, वो दूल्हा बना देख रहा है, और क्या देख रहा है कि उसके साथ क्या निकल रही है? बारात।
बारात की चढ़ाई निकल रही है और गाना बज रहा है मेरा यार बना है दूल्हा, ठीक है, और अचानक से उसके घर वालों ने जगा दिया, अरे सुबह हो गई अब तो जाग जा, अरे तो अरे यार कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था, सब गुड़ गोबर कर दिया, तो बड़ा खुश हो रहा था। तो वो संतुष्टि कौन सी थी? क्षण भर के लिए, है ना। एक सोम शर्मा नाम का गरीब ब्राह्मण था, रोजाना सत्तू मांग मांग करके लाता था, मांग मांग करके आटा वगैरह, ठीक है ना। तो एक दिन, और उस सत्तू को वो एक घड़े में इकट्ठा कर रहा था, किसमें? मटके में। दिवा स्वप्न के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आता है समायोजन तंत्र में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो घड़े, वो धीरे धीरे क्या है, वो घड़ा भरने लगा। एक दिन वो मांग करके लाया और घड़े में उसमें सत्तू डाल दिया, वो उसने देखा कि अब तो भरने वाला है। अब उसी घड़े के नीचे उसकी खटिया थी जिस पर वो लेटता था, और उसके नीचे वो लेट गया, गर्मी के दिन थे। अब अचानक से उसकी आंख लग गई, तो वो सोचने लगा, वो कल्पनाओं में, ख्यालों में उड़ने लगा। अब वो क्या सोच रहा है कि यार जब ये मटका भर जाएगा, जब ये मटका भर जाएगा तो इसमें, इस मटके की जो आटा जो इसके अंदर है उसको बेच करके मैं कुछ बकरियां लेके आऊंगा। अब एक बकरी के तो, अब ठीक है, अब वो क्या सोचने लगा कि भाई एक बकरी के तो कई बकरी हो जाती हैं, तो मेरे पास बहुत सारी क्या हो जाएंगी, बकरियां हो जाएंगी। अब उसने क्या किया, वो बकरियां, अब उन बकरियों को बेचकर मैं कुछ भेड़ लाऊंगा। अब भेड़ों से क्या निकलती है, ऊन, सर्दियों का टाइम है, काफी महंगी बिकती है, तो मेरे पास और भी पैसा हो जाएगा। फिर उनको बेच करके मैं कुछ घोड़े लेके आऊंगा और उन घोड़ों को राजा के यहां दौड़ में हिस्सा लगवाऊंगा और इनाम जीतूंगा। अब तो मेरे पास और भी पैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, मैं कुछ हाथी लूंगा, फिर मेरे पास और भी पैसा आ जाएगा। हाथियों को बेच करके, हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है, उसको बेच करके, और फिर मैं साहब अपने लिए एक सुंदर सा महल बनवाऊंगा, ठीक है। अपना एक खुद का बिजनेस डालूंगा, फैक्ट्री डालूंगा। और इतना ही नहीं, यहां के नगर सेठ की लड़की से मैं विवाह करूंगा। किससे विवाह कर रहा है? नगर सेठ की लड़की से विवाह करूंगा, ठीक है ना। वो कल्पनाएं कर रहा है। तो नगर सेठ की लड़की से विवाह करूंगा, और जब मैं अपनी फैक्ट्री से शाम को घर पर वापस आया करूंगा तो उससे खूब पैर दबाऊंगा, मेरी सेवा करवाऊंगा। और अगर वह ने जरा भी नानुकर कर दी मेरी सेवा करने में, मेरे पैर दबाने में, तो उसमें जम करके एक लात लगाऊंगा, तो वो अपना पैर उठाता है। तो पैर कहां था? वो खटिया पे लेटा हुआ है, मटके के नीचे सोया हुआ है, तो पैर कहां लगता है? उस मटके में जाकर लगता है, मटका फूट जाता है और उसका दिवा स्वप्न टूट जाता है। तो क्षण भर के लिए बड़ा वो संतुष्ट हो रहा था, वो उसकी संतुष्टि क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो क्षणिक संतुष्टि का भाव कौन सी अवस्था में मिलता है? आपके किशोर अवस्था में, क्योंकि इसमें पाई जाती है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। एक गाना है ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, ठीक है। तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? आपकी एडोलसेंस स्टेज में पाई जाती है। इसी अवस्था में दोस्तों व्यवसाय चयन की चिंता होती है। किसकी? व्यवसाय चयन की चिंता, चयन की चिंता। व्यवसाय चयन की चिंता विकास की कौन सी अवस्था में होती है? कि आगे जाकर के मुझे फ्यूचर में क्या ही करना है, आगे जाकर के मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ये चिंता किस में होती है? एडोलसेंस में होती है। मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आगे जाके कैरियर में मुझे क्या करना है, या मुझे बिजनेस लगाना है तो कौन सा चलाना है, ये सारी चीजें एडोलसेंस स्टेज में आती है। इसलिए इसको बोलते हैं व्यवसाय चयन की चिंता। इसी अवस्था को बोलते हैं आत्मचेतना की अवस्था। आत्मचेतना, मैं क्या हूं, मेरा क्या वजूद है, आत्मचेतना की अवस्था भी किसको बोलते हैं? एडोलसेंस, किशोर अवस्था को, ठीक है। हर किशोर चाहता है, हर किशोर किशोरी ये चाहते हैं कि समाज में लोग उसे उसके नाम से जाने, ना कि उसके माता पिता के नाम से। मेरा खुद का समाज में कोई वजूद हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आत्मचेतना की अवस्था, या इसी को बोलते हैं स्वयं जागरूकता की अवस्था, इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस की अवस्था, ठीक है। इसी अवस्था में जो है क्या पाया जाता है? इसी अवस्था में दोस्तों समायोजन का अभाव पाया जाता है। किसका? समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, मोस्टली एग्जाम में आता है।
कि समायोजन एडजस्टमेंट प्रवृत्ति का अभाव विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो ये किशोर अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण किशोर जो होते हैं जब वो समायोजन नहीं कर पाते, पंडित सरकार राधे राधे, जब वो समायोजन नहीं कर पाते हैं तो फिर वो शैशवावस्था की तरफ प्रत्यावर्तन करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, यानी पूर्व अवस्था की तरफ लौटते हैं। जैसे पूर्व अवस्था का मतलब एक वयस्क व्यक्ति का बच्चों की तरह फूट फूट करके रोना, ये किसका उदाहरण है, प्रतिगमन या प्रत्यागमन का उदाहरण है। ठीक है ना। नमस्कार भैया पंडित सरकार, नमस्कार आप सबके लिए, बहुत बहुत नमस्कार आप सबके लिए। ठीक है ना। इसी अवस्था में, यानी इसी अवस्था में क्या पाया जाता है दोस्तों, देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना कौन सी अवस्था में पाई जाती है, किशोर अवस्था में। इसी अवस्था में पाई जाती है समाज सेवा की भावना। किसकी, समाज सेवा की भावना। समाज सेवा, देश प्रेम, ये भावना किस अवस्था में पाई जाती है, किशोर अवस्था में। ठीक है। हर किशोर किशोरी चाहता है, रॉस ने तो यहां तक कह दिया कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। यानी वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा किसके हाथ में है, किशोरों के। भारत का भविष्य उसके क्लासरूम में पल रहा है। कथन किसने दिया था, कोठारी आयोग 1964 में, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत का जो फ्यूचर है, इंडिया का जो फ्यूचर है, वो किस में पल रहा है, क्लासरूम में पल रहा है। क्यों, क्योंकि क्लास में बैठा हुआ है, एडोलसेंस स्टेज, किशोर अवस्था, हमारा यूथ, हमारा एडोल्ट, हमारा टीनेजर क्लास में बैठा हुआ है। तो वो आगे चल के व्यवसाय करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उससे भारत का क्या बनेगा, फ्यूचर बनेगा। तो समाज की सेवा भी वो करेगा, देश प्रेम की भावना भी आएगी। ठीक है ना। इसी अवस्था को बोलते हैं विद्रोह की अवस्था। विद्रोह, विद्रोह की अवस्था, विद्रोह की अवस्था। और विद्रोह क्यों होता है, देखो आपने देखा होगा स्कूलों में अगर टीचर ने बच्चों से कुछ कह दिया, ठीक है ना, तो बच्चे कोई इस चीज का इतना अधिक बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एडोलसेंस स्टेज पर आकर के और मान लो बच्चों को हम डांट दें, फटकार दें, या उनको किसी प्रकार का कोई फिजिकल कोई पनिशमेंट दें। हालांकि RT एक्ट 2009 यह कहता है कि हम किसी बच्चे को ना तो कोई शारीरिक ताड़ना दे सकते, ना मानसिक ताड़ना, वो कानूनन अपराध है। 3 माह की जेल का प्रावधान भी है RT एक्ट 2009 के तहत, पढ़ाएंगे हम आपको RT एक्ट भी। ठीक है ना। तो वहां उसमें ये प्रावधान है। लेकिन जैसे सामान्यतः अपन बच्चों को डांट दे, छोटे बच्चों को, तो चुप हो जाएंगे, आपसे पलट के जवाब नहीं देंगे। बाल्यावस्था तक के बच्चे आपको पलट के जवाब नहीं देते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में बच्चे क्या कर देते हैं, विद्रोह, मास्टर ऐसे नहीं, हाँ हाथ पकड़ लेंगे, है ना, नहीं गुरुजी बस यही काम मत करना, मारा पीटी मत करना, बस गुरुजी ये बर्दाश्त नहीं है ना, आ जाओ गुरुजी बाहर, तुम ही देखने। इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, किशोर में। क्यों, क्योंकि विद्रोह की अवस्था, अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं तो सबसे अधिक क्या करेगा, विद्रोह। और विद्रोह क्यों करता है, क्योंकि पीढ़ियों में अंतर के कारण जो जनरेशन गैप आया है, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में क्या नहीं है, तालमेल नहीं है। तो इसका कारण क्या है, पीढ़ियों में अंतर के कारण, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में तालमेल का अभाव पाया जाता है, तालमेल का अभाव। आज की यंग जनरेशन और हमारी पुरानी ओल्ड जनरेशन दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं। इसीलिए कार्ल सनिक ने यह कह दिया कि किशोर जो होते हैं वो प्रौढ़ों को, यानी जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं किशोर, उनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो किशोर ये जो हमारे युवा, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या हमसे परिवार के जो बड़े लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मार्ग की जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा है। तो आपने देखा होगा कलियुगी बेटे ने पिता को मार दिया, गुरु को मार दिया, इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। उनको यही लगता है, क्योंकि किशोर किशोरियों को रोकना टोकना ज्यादा पसंद नहीं होता। अगर उनको ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो विद्रोह कर देंगे। विद्रोह करने का कारण क्या है, क्योंकि पीढ़ियों में जो गैप आया है, जो जनरेशन गैप आया है, उसके कारण कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी और हमारी ओल्ड जनरेशन, उनके विचार आपस में क्या नहीं करते हैं, मैच नहीं कर पाते हैं। इसी कारण इसमें विद्रोह की भावना पाई जाती है। ठीक है ना। इसी अवस्था में आपको ध्यान रखना है
इसी अवस्था में जो WHO के अनुसार WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर अवस्था की आयु, अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है कि WHO के अनुसार किशोर अवस्था की आयु क्या है। किशोर अवस्था की आयु अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके एडोलेसेंस स्टेज की आयु क्या है। तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 से लेकर के 19 वर्ष की जो अवधि है वो एडोलेसेंस मानी है किसने, आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO के अनुसार ये इसकी अवस्था मानी गई है। ठीक है ना। इसी अवस्था में प्रवृत्ति पाई जाती है आस्तिक बनाम नास्तिक। ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, आस्तिक बनाम नास्तिक। ये इसी अवस्था की विशेषता है। यानी कुछ किशोर धर्म में विश्वास करते हैं तो कुछ धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो आस्तिक बनाम जो नास्तिक है, आस्तिक का मतलब समझ गए होंगे, जिसकी ईश्वर या धर्म में आस्था है वो आस्तिक, और जो ईश्वर या धर्म को नहीं मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपन नास्तिक इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अपनों से बिछड़ने का गम विकास की कौन सी अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है, अपनों से बिछड़ने का गम, अपनों से बिछड़ने का गम, अपनों से बिछड़ने का गम विकास की कौन सी अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है, तो किशोर अवस्था में अपनों से बिछड़ने का जो गम है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। अपन जैसे वो गाना है ना, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तू अपने घर को जाएगा, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा, तेरा गम अगर ना होता मैं शराब ना पीता, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। कौन सी स्टेज है, आपकी कॉलेज लाइन, आपकी एडोलेसेंस स्टेज है ना, इसमें जो होता है ना वो अपनों से बिछड़ने का जो गम है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। इसी अवस्था में देखो नेता बनने की जो इच्छा डेवलप होती है, नेता बनने की, लीडर बनने की जो इच्छा होती है डेवलप, वो तो बाल्यावस्था में नेता बनने की इच्छा, लेकिन जो नेतृत्व शक्ति का विकास है, कौन सी शक्ति का, नेतृत्व शक्ति का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, नेतृत्व शक्ति का विकास, ये आपके किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है, नेतृत्व शक्ति का विकास। ठीक है ना। काम की प्रवृत्ति व्यापक, यानी काम भावना पूरी तरह क्या हो जाती है, विकसित, काम प्रवृत्ति व्यापक हो जाती है। ठीक है ना। देखो प्रबल तो पाई जाती है इन्फेंसी पीरियड में, सुप्त हो जाती है बाल्य में, और पूरी तरह से डेवलप हो जाती है विकसित, यानी जो किशोर किशोरी होते हैं वो माता पिता बनने योग्य, यानी प्रजनन क्षमता करने योग्य वो हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी अवस्था में स्वतंत्र सोच का क्या हो जाता है, विकास, क्या हो जाता है, स्वतंत्र सोच का विकास, स्वतंत्र सोच का विकास। ठीक है ना। इसी अवस्था में आत्मसम्मान को क्या दिया जाता है, महत्व, आत्मसम्मान, यानी कहने का मतलब ईगो, आत्मसम्मान को महत्व दिया जाता है। किशोर और किशोरी जो होते हैं ना वो अपने ईगो पर लगी चोट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हो गया तो निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ खतरनाक काम आपके साथ में कर बैठते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी एडोलेसेंस स्टेज में किशोर किशोरियों के ईगो को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि इस अवस्था में आत्मसम्मान को विशेष क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर एक तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है।
ठीक है, और आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, आपके अपने आत्मसम्मान को क्या देता है, बहुत अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो ये हो गई किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं। अब अपन देखते हैं किशोर अवस्था से संबंधित मुख्य कथन। किशोर अवस्था से संबंधित मुख्य कथन, यानी इस अवस्था से संबंधित कुछ मुख्य कथन, स्टेटमेंट जो किशोर अवस्था के बारे में है, सीधे सीधे पेपर में आते हैं। नंबर 1, देखो पहले बात करते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और यह कथन दिया, ध्यान रखना, किलपैट्रिक ने। किसने दिया है दोस्तों? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 11-12 वर्ष की आयु में, 11-12 वर्ष की आयु में किशोरों की नसों में ठीक है, ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी 11-12 वर्ष के बाद की आयु में किशोरों की जो नसें होती है ना, वेन्स, उनमें एक ज्वार आना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही किशोर अवस्था कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे किशोर अवस्था कहते हैं, यानी इस ज्वार को ही किशोरावस्था कहते हैं। और ये किसने नाम दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट है हेडो कमेटी। किसने दिया है ये? हेडो कमेटी ने बताया कि भैया लगभग 11-12 वर्ष की आयु के बाद किशोरों की नसों में एक ज्वार, एक तूफान, एक आवेग उमड़ना प्रारंभ हो जाता है, और उस आवेग को इन्होंने, हेडो कमेटी ने, एडोलसेंस स्टेज नाम दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, किशोर वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। ये कथन किसने दिया है? किशोर वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। तो ये कथन किसका है? श्रीमान एंड श्रीमती क्रॉ एंड क्रो ने कहा है कि किशोर वर्तमान, सॉरी, ये किसने कहा? सॉरी, जे.एस. रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। वो दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। जे.एस. रॉस ने कहा कि किशोर जो हैं वो वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। वर्तमान की शक्ति किसके हाथ में? किशोरों के हाथ में। और भविष्य की आशा हम हमारे बच्चों से क्या लगाते हैं? आशा ही तो लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन ही तो लगाते हैं कि हमारा बच्चा अब इस समय सीटेट पास कर लेगा, एस्टेट कर लेगा, है ना, सीडीबी की क्लास चल रही है, इसको देख लेगा, ठीक है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगा, सरकारी टीचर बन जाएगा, तो भैया हमें बुढ़ापे में क्या दे देगा? सहारा दे देगा, हमें रोटियां दे देगा। तो भविष्य की आशा किस पे? हम लोगों पे। वर्तमान की शक्ति किस पे है? हम लोगों पे। तो ये कथन किसने दिया है? जे.एस. रॉस ने कथन दिया है कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की, एक मिनट भैया, आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं आपसे। किशोर जो है ना, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा में पहले सही बोल रहा था, है ना, आशा को प्रस्तुत करते हैं। ये कथन किसने दिया है? क्रॉ एंड क्रो हो जाता है भाई, कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं आपसे, है ना। क्रॉ एंड क्रो।
रॉस ने तो ये कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो रॉस ने क्या कहा था कि रॉस ने कहा कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। क्योंकि समाज सेवा, देश प्रेम की भावना, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। ये कथन किसने दिया है? ये दिया है भैया जे एस रॉस के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? बताइए एक बार फटाफट से कमेंट कर दिया करो, कभी कभी तो बताइए, कमेंट कर दिया करो। मैं आपका कमेंट बताइए, हो जाता है कभी कभी है ना, तो कि किशोर जो है ना वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा, माता पिता करो माता पिता, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा बच्चों पे तो है, ठीक है ना। और किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जे.एस. रॉस ने। एक बार कमेंट कर दीजिए, बताओ बात समझ में आएगी यहां तक? बताइए एक बार फटाफट से, कमेंट कर दिया करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेटमेंट। कार्ल सनिक के अनुसार, कार्ल सनिक, देखो इतने स्टेटमेंट लिखाने के पीछे रीजन ये है कि पेपर में ये पूछे जाते हैं, कोई सा भी आ सकता है अदल बदल करके, तो आपके पास सारी चीजें रहनी चाहिए, हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए ताकि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर हो, ठीक है ना। यस सर, रितु रानी बहुत बढ़िया, ओके धन्यवाद। कार्ल सनिक क्या कहते हैं? देखो कार्ल सनिक ने कहा कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। प्रौढ़ों को अपने मार्ग की क्या समझते हैं? बाधा, मार्ग की बाधा समझते हैं। जो उन्हें उनके स्वतंत्रता के लक्ष्य से रोकते हैं। क्योंकि स्वतंत्र सोच का विकास होता है एडोलसेंस में, जो उन्हें उनके स्वतंत्रता के लक्ष्य से रोकते हैं। यानी उनको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में क्या बन रहे हैं? रोड़ा, हमारे रास्ते का पत्थर बन रहा है, ये है ना, ये हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है, इस कांटे को सुलझाओ। ए यार, ये जो बुड्ढा है ये लगा ही रहता है, ऐसा करो इस बुड्ढे को शांति कर दो, मर्डर कर दिया, होता है ना। आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय, गलत नहीं कहा है वैलेंटाइन ने। आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय किशोर अवस्था, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था वैलेंटाइन ने नाम दिया है। बसंत ऋतु की संज्ञा, इसको किशोर अवस्था को वैलेंटाइन साहब ने नाम दिया है, ठीक है ना। तो किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की क्या समझते? बाधा, ठीक है। हमसे जब हमारे घर वाले, जब हम किशोर अवस्था में आए तो हमसे घर वाले कहते थे कहां से आ रहा है, इतनी देर से क्यों आया, अब तक कहां था, है ना। तो कितनी जोर से गुस्सा आती थी, इनको और जवाब दो, ठीक है। क्या आप हमारी जासूसी करते रहते हो? आ रहा था, मैं दोस्त के यहाँ था, ठीक है ना। और जब ज्यादा ही परेशान करते हैं तो क्या करते हैं? टे आए होंगे, जा ना बता रहा बोल देते हैं ना। इसका मतलब विद्रोह की अवस्था भी आ गई और उनको लगा कि यार अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं। जो वो आता ना सावधान इंडिया जैसे एपिसोड आते हैं, उनमें मोस्टली ऐसे सीरियल दिखाए जाते हैं, तो वहां पर यही दिखाए जाते हैं कि उनको लगता है कि बाधा बन रहा है, सुलटा दो उसको, हटा दो रास्ते से। तो कार्ल सनिक ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं और उनको क्या लगता है कि हमारे जो प्रौढ़ हैं, हमारे जो एडल्ट व्यक्ति हैं, यानी उससे जो बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता में क्या बन रहे हैं? बाधक बन रहे हैं। तो क्यों ना इस बाधा को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। और स्किनर ने क्या कहा कि किशोर किशोरियों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। स्किनर क्या कह रहा है? स्किनर कह रहा है कि किशोर और किशोरियों को, किशोर और
किशोरियों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो निर्णय तो नहीं ले पाते हैं, कोई अनुभव नहीं होता। और जब व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है तो व्यक्ति फिर कुसमायोजन का शिकार होता है। इसीलिए समायोजन का अभाव, समायोजन शक्ति का अभाव वो किशोर अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है ना, किशोर किशोरियों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये आपके स्किनर साहब ने, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर फ्रॉम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। रॉस के अनुसार, रॉस तो लिखा दिया था, जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। ये किसने कहा है? जोन्स ने, और उसको पोषण दिया था रॉस ने। शैशवावस्था का पुनरावर्तन। ठीक है ना। जीन प्याजे साहब ने क्या कहा है? जीन प्याजे कहते हैं कि किशोर और किशोरियों को, किशोर किशोरियों को टीवी देखना, यानी किसके साथ में? अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना। आजकल तो खैर रेडियो नहीं है, लेकिन जीन प्याजे की बात है पुराने समय की। रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनना पसंद होता है। चलो यार, आज क्या है? चलो यार, टाइम होने को आ गया, आज यार मूड नहीं है। चलो आज सिनेमा देखते हैं, पिक्चर हॉल चलते हैं, पिक्चर देखते हैं। टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, है ना। पढ़ रहे हैं आप में से ही अभी भी बहुत सी क्लास देख रहे होंगे लाइव, है ना, और वो घर में हल्का हल्का सा म्यूजिक चल रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे, टीवी भी चल रही होगी, है ना। तो पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो ये किशोर किशोरियों को अधिक पसंद होता है। किसने कथन दिया है? अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे ने कहा है कि किशोर और किशोरियों को अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनना, ये बहुत अधिक क्या आता है, उनको पसंद आता है। ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैनले हॉल साहब क्या कह रहे हैं? देखो कि किशोरावस्था प्रबल आंधी, तूफान, दबाव, झंझावात की अवस्था है, ठीक है। प्रबल आंधी, तूफान, दबाव, झंझावात की अवस्था, इसको किसने नाम दिया है? स्टैनले हॉल साहब ने किशोर अवस्था को प्रबल आंधी, तूफान, दबाव, झंझावात की अवस्था नाम दिया है। ठीक है ना। अब देखो, किशोर अवस्था जो है वो उत्तर बाल्यकाल और प्रौढ़ अवस्था के मध्य एक व्यय संधि काल माना जाता है। हाँ, संघर्ष और तूफान, सीमा अग्रवाल, बहुत बढ़िया। किशोर अवस्था जो है ना, वो उत्तर बाल्यकाल और प्रौढ़ अवस्था के मध्य, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये किसने कहा है? कुलहन ने। कुलहन क्या कह रहे हैं? किशोरावस्था उत्तर बाल्यकाल व प्रौढ़ अवस्था
के मध्य का वय संधि काल है। वय संधि काल इंपॉर्टेंट है, वय संधि काल है। किसने कहा है? कुलहन ने। तो वय संधि काल की अवस्था, ये पूछता है वय संधि काल की अवधि है, तो ध्यान रखना उत्तर बाल्यकाल और प्रौढ़ अवस्था के बीच में, यानी उत्तर बाल्यकाल के बाद में क्या आता है? किशोर अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था से पहले तक क्या रहती है? किशोर अवस्था। तो उत्तर बाल्यकाल और प्रौढ़ अवस्था के बीच का जो समय है दोस्तों, उसको कुलहन ने किस नाम से पुकारा है? इसी को कुलहन ने किशोर अवस्था नाम दिया है। ठीक है ना? और किशोर अवस्था वह समय है जब जिसमें एक विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की तरफ बढ़ते हुए और आगे की तरफ संक्रमण करता है। ये किसने कहा है? जर्सील। यानी किशोर अवस्था अत्यधिक परिवर्तन का एक संक्रमण काल है। यानी इस अवस्था में टोटली क्या आते हैं? आपके परिवर्तन आते हैं, चेंजेज आते हैं। ये कथन किसका था? जर्सील्ड का। ठीक है, अब बात करते हैं किशोर अवस्था के मुख्य संवेग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, किशोर अवस्था के मुख्य संवेग। किशोरावस्था के मुख्य संवेग कौन कौन से माने जाते हैं? तो याद रखना, किशोर अवस्था के जो मुख्य संवेद हैं, भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति, क्या माने जाते हैं? एक तो नंबर 1 भय, दूसरा है क्रोध, ठीक है ना, और तीसरा है विपरीत लिंगी आकर्षण, तो काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति ये किशोर अवस्था के मुख्य संवेग हैं। हालांकि भय को तो एक मूलभूत संवेग माना जाता है, मौलिक संवेग माना है वॉटसन ने। ठीक है, भय बिन होत न प्रीत। अगर हमारे अंदर भय नहीं हो तो हम भगवान की पूजा नहीं करें। अगर हमारे अंदर भय नहीं हो तो हम कानून का पालन नहीं करें। केवल हम भय के कारण ही कानून का पालन करते हैं, हम भय के कारण ही ईश्वर को मानते हैं, हम भय के कारण ही अपने बड़ों की आज्ञा मानते हैं। भय बिन होत न प्रीत, भय नहीं है तो किसी प्रकार का कोई प्रीत नहीं हो, है ना। अरुण रोहला, जय हिंद जी, जय भारत, कैसे हो? आई एम सो फाइन। बड़ा लेट आए हैं, बड़ी देर से आते हो क्लास में, टाइम से अटेंड किया करो भाई। ठीक है ना, सब लोग टाइम का ध्यान रखो। क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखना है। और देखो, किशोर अवस्था में सबसे अधिक शिक्षा किसकी दी जानी चाहिए? एक बार प्रश्न आया था सीटेट में कि किशोर अवस्था में सर्वाधिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसकी दी जानी चाहिए? तो याद रखना, किशोरावस्था में सर्वाधिक शिक्षा किसकी दी जानी चाहिए? तो ध्यान रखना, जीवन कौशल की, लाइफ स्किल, जीवन कौशल की दी जानी चाहिए। किशोर अवस्था में सर्वाधिक शिक्षा किसकी देनी है? जीवन कौशल की दी जानी चाहिए। 11th-12th में स्कूली एजुकेशन में एक बुक चलती है जिसका नाम भी है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। तो जीवन कौशल की शिक्षा, क्योंकि वो जीना सिखाते हैं, उसमें जीने के तरीके बताए जाते हैं, समायोजन कैसे स्थापित करना है, उसमें यौन शिक्षा वगैरह सब कुछ दिया जाता है, क्योंकि विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है, भटकाव की अवस्था है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति है, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक समय है, घड़ी के पेंडुलम की सी अवस्था है, समस्याओं की आयु है, अप्रसन्नता का काल है, आत्मचेतना की अवस्था है, अपने ईगो को महत्व दिया जाता है। इसलिए किशोर जो होता है वो रास्ता भटक जाता है, इसलिए उसको जीवन कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको लाइफ स्किल उसके अंदर देने चाहिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किशोर अवस्था में सर्वाधिक किसकी शिक्षा देनी चाहिए? जीव विज्ञान की नहीं देनी है, आपको पॉलिटिकल साइंस की नहीं देनी है, आपको कल्चर की नहीं देनी है, आपको उसको किसकी शिक्षा देनी है? उसको लाइफ स्किल यानी उसको जीवन कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। क्लियर है? बताइए, बताइए एक बार सेशन को फटाफट से बताओ, एक बार फटाफट से।
देखो मध्य किशोरावस्था की अवधि है 13 से 15। तो किशोरावस्था की एक विशेषता लिखाई थी मैंने, विद्रोह की अवस्था। तो जीन प्याजे साहब ने कहा था कि 13 से 15 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की, ध्यान से सुनना, 13 से 15 वर्ष की आयु, इसको मध्य किशोरावस्था कहते हैं। और 13 से 15 वर्ष की आयु में ही किशोरों में विद्रोह पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सी में? 13 से 15, 13 से 15 वर्ष की आयु ठीक है। और 13 से 15 वर्ष की आयु में ही क्या पाया जाता है दोस्तों? विद्रोह पाया जाता है। इसी को विद्रोह की अवस्था नाम दिया है, विद्रोह की अवस्था। और इसको विद्रोह की अवस्था नाम किसने दिया है भाइयों? इसको नाम दिया है जीन प्याजे ने। जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको 13 से 15 वर्ष की आयु को विद्रोह की अवस्था नाम दिया, जीन प्याजे ने। और 13 से 15 का मतलब होता है मध्य किशोर अवस्था। कौन सी? मध्य किशोरावस्था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए एक बार, ठीक है ना। चलिए अब बात आगे करते हैं किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत, किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, किशोर अवस्था में विकास के जो दो ही सिद्धांत हैं। कितने? इसमें विकास के दो ही सिद्धांत, ध्यान रखना। कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत हैं साहब। नंबर एक, पहला सिद्धांत है जिसका नाम है अकस्मात विकास का सिद्धांत। अकस्मात विकास का सिद्धांत, अकस्मात विकास का सिद्धांत, सडन डेवलपमेंट थ्योरी है। और दूसरे का नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। नंबर दो, दूसरा है क्रमिक, स्टेप बाय स्टेप क्रमिक विकास का सिद्धांत। केवल ये दो ही सिद्धांत हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। अब पेपर में इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसके प्रतिपादक। तो देखो, अकस्मात विकास सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक, किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो प्रतिपादक हैं इसके स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल कौन है दोस्तों? स्टैनले हॉल। किशोर अवस्था के सिद्धांत के, अकस्मात विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टैनले हॉल। हॉल साहब का मानना क्या था, यानी ये सिद्धांत क्या कहता है, या हॉल साहब क्या कहते हैं कि भैया अकस्मात विकास, सडन, रात को सोया था 12 वर्ष पूरा करके, अगले दिन जगह 13वें वर्ष के पहले ही दिन तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी आ गई। वाह भैया स्टैनले हॉल, मजा डाल दिया तुमने, तो गर्दा उड़ा दिया, तूफान उड़ा दिया रे भाई। ऐसा हो सकता है क्या? है ना, कि 12 वर्ष के बाद में आपकी किशोर अवस्था आती है और वो अकस्मात विकास हो जाता है। ठीक है, 12वें वर्ष के बाद 13वें वर्ष लगते ही पहले दिन ही आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, आपकी आवाज भारी हो गई, आपका शरीर बलिष्ठ हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि किशोर और किशोरियों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सडन डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एडोलसेंस, यानी अकस्मात विकास का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या मानना था इस सिद्धांत का कि किशोर और किशोरियों में, किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे एकदम से होते हैं, एकदम अकस्मात होते हैं, सडन होते हैं। ठीक है ना। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया स्टैनले हॉल ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है? एडोलसेंस। ये एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल की। और कब लिखी है इस पुस्तक को? सन भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, 1904 में। ठीक है ना। इस पुस्तक में इन्होंने किशोर अवस्था का सबसे अधिक व्यापक वर्णन दिया था, इसलिए इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने यह माना था कि किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से होते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एडोलसेंस, जो सन 1904 में लिखी है, उसमें किया है। ठीक है ना। अब इस सिद्धांत का खंडन करके आया क्रमिक विकास का सिद्धांत।
अब इसके प्रतिपादक कौन है, बात करें इसके प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और किंग महोदय, किंग, ये इसके प्रतिपादक है। ठीक है ना। क्रमिक विकास सिद्धांत क्या कहता है कि भैया किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से नहीं होते, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। एकदम से परिवर्तन कैसे हो जाएगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी इनका मानना यह था कि भैया कैसे संभव है स्टैनले हॉल, ठीक है ना, कि एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, कि जिस प्रकार एक ऋतु आगमन के लक्षण, जैसे मान लो एक ऋतु आती है, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है, विंटर चल रहा है सीजन, तो विंटर मौसम जब शुरू हुआ तो उससे पहले आपने देखा हो गुलाबी सी सर्दी पड़ती है, हल्की हल्की सी, यानी नवंबर का जो महीना था उसमें सर्दी हल्की है। अब दिसंबर जनवरी में तो जाड़े खूब पड़ते हैं, सर्दी खूब लगती है, लेकिन नवंबर में आपको हल्की हल्की सी गुलाबी यानी सुबह शाम की ठंड महसूस होती है ना, जिसको बोलते हैं ना शारदीय पूर्णिमा आती है, जिससे हम खीर बनाते हैं, वहां थोड़ी थोड़ी सी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दी के जो लक्षण है ना वो आपको लगभग अक्टूबर नवंबर में दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन सर्दी अपने पूरे चरम पे कब आती है, दिसंबर जनवरी में, जिसको बोलते हैं चिल्ला के जाड़े 40 दिन के। ठीक है, ऐसे ही तो ये किंग साहब ने परिभाषा दी कि जिस प्रकार एक ऋतु आगमन के लक्षण उससे पहले वाले ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो किशोर अवस्था के लक्षण हैं, जो सिंड्रोम है, वो उत्तर बाल्य अवस्था में ही दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे देखते हैं चेहरे पे हल्की हल्की सी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएंगी। यस भार्गव सर, यस अभी एंड करते हैं सर। मैंने तो यही सोचा था कि शायद आज मैसेज नहीं आ रहा है तो क्लास कंटिन्यू कर लूं, लंबी कर लेता हूं, पर कोई बात नहीं। ठीक है भाई, समय समाप्ति की सूचना आ गई, केबीसी आप देखते ना तो उसमें ऐसे समय समाप्ति की सूचना आ जाती है, आ गई, कोई बात नहीं है ना। थोड़ा सा क्लास का टाइम बढ़ाता हूँ, मैं अपना शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ, तो इस क्लास को मैं दिन में लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम में मैनेज करता हूँ अपने ऑफलाइन बेसिस से, तो उसके बाद में आपको मैं थोड़ा टाइम पीरियड इसका बढ़ा दूंगा। ओके, ठीक है भाई दोस्तों, तो बस इसको मैं यहीं रोकूंगा, यहीं से इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना क्रमिक विकास सिद्धांत क्या कहता है कि किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से नहीं होते, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। फिर कल का टॉपिक अब जो आपको पढ़ाने वाला हूं, एक तो इसको ही कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा रह गया है, और फिर आपके साथ में मैं आपको शारीरिक जो विकास है, यानी विकास की हर अवस्था में, चाहे वो आपका शैशव में, बाल्य में और किशोर अवस्था में शारीरिक विकास जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको करेंगे। फिर इसके बाद मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, और फिर पढ़ेंगे अधिगम पे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राधे।